हेलो गाइस, जीएस की इस क्लास में मैं शार्दुल वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है भारत के संविधान की विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो भारत का जो संविधान था वह एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियों को शामिल करता था, अपने अंदर समाहित करता था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो प्रस्तावना है और क्या है, प्रस्तावना के साथ साथ लगभग 470 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों को समाहित करता हुआ भारत का यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। इससे बड़ा संविधान किसी अन्य देश का नहीं है। और इसके कारण में जाए कि क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि भारत की भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और सांस्कृतिक विभिन्नता है। इसकी वजह से भारत के संविधान को इतना बड़ा और विस्तृत करना पड़ा। आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि भारत की संविधान की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। यदि हम विशेषताओं के तौर पर देखें तो भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो पहली विशेषता यदि देखें हम इसकी, पहली विशेषता के तौर पर देखें तो कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण भारत के संविधान में दिखाई पड़ता है। कैसे? भारत में के संविधान में यदि आपको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। 368 के तहत भारत के संविधान में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 सदस्य संख्या, उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 सदस्य संख्या तथा कुल सदस्य संख्या का 50%। सदस्य संख्या का 50%। यानी कि संविधान में यदि हमें परिवर्तन करना है तो एक विशेष बहुमत से जो परिवर्तन होता है वह 2/3 सदस्य संख्या, उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 सदस्य तथा कुल सदस्य संख्या 50% हो। लेकिन यदि हम देखें कि भारत के संघात्मक शासन में परिवर्तन करना हो, इसके फेडरल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना हो और न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत तो लगेगा ही। विशेष बहुमत तो लगेगा ही, प्लस उसके साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के राज्य विधानमंडलों के द्वारा भी उस प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। यानी कि 50% से अधिक राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आप विशेष बहुमत से संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस तरह से 2/3 कुल उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य संख्या से तथा कुल सदस्य संख्या से यह पास करना आसान है। यानी कि यहाँ पर संविधान हमारा लचीला है। परंतु यदि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, संघात्मक शासन में, फेडरल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहां पर पास करना, इसको पारित करना कठिन है। इस तरह से भारत के संविधान की जो एक विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। आइए हम देखते हैं अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता में यदि हम जाएं तो एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था।
भारत का जो संसदीय प्रणाली है, भारत की जो शासन प्रणाली है, वह संघात्मक तो दिखाई पड़ती है, परंतु जैसे ही इस देश में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वह संघीय शासन व्यवस्था एकदम से परिवर्तित होकर एकात्मक हो जाती है। इसलिए भारत के संविधान को के विशेषज्ञों ने भारत के संविधान को की जब आलोचना की तो उस आलोचना में उन्होंने कहा कि यह अर्ध संघात्मक शासन है। कैसा शासन है? अर्ध संघात्मक शासन माना गया। अर्ध संघात्मक शासन कहते हैं। आलोचक भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान भी कहते हैं। अगली यदि विशेषता की ओर हम ध्यान दें तो अगली विशेषता है संसदीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली। आइए हम समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक संसद होगी। संसद के दो सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत की दृष्टि में देखें तो भारत में भी दो प्रकार के सदन पाए जाते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो निम्न सदन होता है, निचला सदन होता है, वो विघटनकारी होता है, यानी कि एक नियत समय में निम्न सदन समय समय पर विघटित होता रहता है, पूरा सदन खाली होता रहता है। भारत में लोकसभा भंग की जा सकती है, प्रधानमंत्री की सलाह पे भंग की जा सकती है, त्रिशंकु होने पर भंग की जा सकती है और अपना कार्यकाल पूरा कर ले तब भी भंग की जा सकती है। इस तरह और क्या विशेषता है संसदीय शासन की? संसद होगी, उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा, बहुमत दल का शासन होगा। कैसा शासन होगा? बहुमत दल का शासन होगा। बहुमत दल का शासन होगा, यानी कि बहुमत निर्धारित होगा, 50% से अधिक सदस्य संख्या होगी, उस दल का शासन होगा। और इसके साथ ही साथ दो प्रधान होंगे। संसदीय व्यवस्था में सदैव शासन के दो प्रधान होते हैं, एक कार्यकारी प्रधान और एक नाम मात्र का प्रधान। भारत की दृष्टि में देखें तो राष्ट्रपति ये कैसा प्रधान है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने भी व्यापार हैं, जितने भी समझौते हैं, वह सदैव प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रधान होता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत उच्च सदन, निम्न सदन और बहुमत दल का शासन और दो प्रधान, कार्यकारी और वास्तविक प्रधान। तो हम देखते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है, क्योंकि इसमें निम्न सदन है, उच्च सदन है, बहुमत दल का शासन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का प्रधान भी है और वास्तविक प्रधान भी है। आइए हम समझते हैं अगली विशेषता। संसदीय संप्रभुता। प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता कहने का तात्पर्य इस पंक्ति का यह है कि संसद भारत के संविधान में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है। वो कोई परिवर्तन कर सकती है, परंतु 1973 के केशवानंद भारती वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद वो सारे परिवर्तन कर सकती है, परंतु उन परिवर्तनों में बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात कि भारत के संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज मौलिक ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, मौलिक ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मौलिक ढांचे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पर डिफाइन करता है। आइए समझते हैं अगली विषय।
संसदीय संप्रभुता के बाद हम देखते हैं कि भारत में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर भारत में 6 प्रकार के, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इस अनुच्छेद को और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भाग 3 में है। इसके बाद आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व ऐसे अनुदेश हैं, ऐसे आदेश हैं जो संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों को दिया हुआ है और ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो बिंदु रखे गए हैं वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा भारतीय आम जनमानस को प्रदान की जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका जिक्र किया गया है। अगली विशेषता के तौर पर देखें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जब मूल संविधान लागू हुआ था तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में तथा अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी भारत के संविधान का मौलिक गुण है और एसआर बोम्मईवाद 1992 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन किया हुआ है और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर का मौलिक भाग है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगली विशेषताओं के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। इसके बाद आगे की जो विशेषताएं देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि वोट देने का सबको अधिकार है और सबके पास एक ही वोट है, क्योंकि भारत का संविधान जब लागू हुआ तब मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वह 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। परंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1989 से भारत में मत देने की जो न्यूनतम आयु है वह घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। कुछ ऐसे निकाय हैं जो सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है। सरकार उनके अध्यक्ष को मनोनीत करती है, अपॉइंट करती है, परंतु सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है। जैसे कि स्वतंत्र निकाय भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। सरकार ये संविधान निर्देशित करता है कि सरकार कुछ ऐसे स्वतंत्र निकायों का गठन करे जो इस देश की लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखें। उन्हीं में से एक है जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, सीएजी है। इस तरह के कई ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं जो भारत की शासन प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हैं, भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। स्वतंत्र निकाय के बाद अगला जो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान ये भारत की भी एक विशेषता है। भारत के आपातकालीन प्रावधान
भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद, यदि हम देखें, अनुच्छेद 352 यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत के में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य का जो विधानमंडलीय सिस्टम है वो फेल हो जाए, यानी कोई भी पार्टी या कोई भी दल अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए, तो वहां पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 365 के तहत यदि केंद्र सरकार किसी राज्य को कोई निर्देश दे और उस निर्देश को पालन करने में वह राज्य विफल हो जाए, तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जा सकता है और सारे अधिकार राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार को या केंद्र को सौंप दिए जाते हैं। इसी तरह एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इस तरह आपातकालीन प्रावधान भी भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360, 365। यदि हम और आइए समझते हैं कुछ और विशेषताएं। विशेषता के तौर पर हम देखते हैं भारत के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है एकल नागरिकता। यानी कि भारत का जो नागरिक होगा वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके तौर पर अगली बात हम देखते हैं कि स्त्री शासन में केंद्र है, राज्य है और स्थानीय निकाय है। इनको 73 व 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1993 के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया। ग्रामीण निकाय है, इनको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 11वीं अनुसूची में और भाग 9 ग्रामीण निकाय को जोड़ा गया है। जो शहरी निकाय है इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 12वीं अनुसूची में और भाग 9 का में इनको रखा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के जो संविधान की विशेषताएं थी वो थी लचीलापन है, वह कठोरता का मिश्रण है, संसदीय शासन प्रणाली है, धर्मनिरपेक्षता है, मौलिक अधिकार है, नीति निषेध तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, एकल नागरिकता है और त्रिस्तरीय शासन है, स्वतंत्र निकाय है, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इस तरह से भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरा प्रयास है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।